हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और हमारा सीएमए एंटर का एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है। और इस बैच में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया जिसका नाम था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और अब हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो भाई ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टेक्निकल भी है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ रखा है, फाउंडेशन में पढ़ रखा है और आपने पिछले क्लासेस में ही पढ़ रखा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो वहां का जो बेसिक नॉलेज है वो आप यहां पर एज इट इज रखेंगे। और मैं आपको यहां पर स्क्रैच से ही पढ़ाऊंगा, एकदम स्क्रैच। लेकिन फिर भी आप वहां का बेसिक नॉलेज रखेंगे ताकि कैलकुलेशंस वगैरह में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए, बिना वक्त गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। सर ये तो राइमिंग हो गई। यस यस, ये राइमिंग हो गई। आ जाओ। तो हमारा जो आज का सेशन है, सबसे पहले उसके बारे में ये जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का रोड मैप क्या होगा। उस चैप्टर का रोड मैप समझना जरूरी है क्योंकि पढ़ना क्या क्या है ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है समझना। चलिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं एक बार नंबरिंग काट देता हूं। ठीक है, क्योंकि नोटिंग थोड़ा नंबरिंग से ऊपर नीचे है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे और मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं इसको। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में पढ़ेंगे क्या, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, और एक और छोटा सा मेथड दे रखा है इन्होंने, उसका नाम है यूनिट प्रोडक्शन मेथड। यूनिट प्रोडक्शन मेथड, ये तीन मेथड अपने को पढ़ना है इसके अंदर में। और इन तीन मेथड को सॉल्व करना है किस तरीके से, वो देखिए। इन तीनों मेथड को जब सॉल्व करना है तो दो तरह का अप्रोच यूज करना है। कौन कौन सा अप्रोच। पहला, व्हेन नो प्रोविजन अकाउंट इज मेंटेन्ड, अकाउंट इज मेंटेन्ड। और दूसरा, व्हेन प्रोविजन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह फ्लो होगा। इंट्रोडक्शन फर्स्ट फ्लो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेकंड फ्लो, और ये पढ़ने के बाद हमारा आएगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ये फ्लो चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इस तरह से कुछ पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक कुछ ऐसे जाएगा। अब आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन। और मैं आपको आज का क्लास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। ठीक है, दोनों मिक्स रहेंगे। तो पहले मैं आपको थ्योरी सेशन में ले चलूंगा और समझाऊंगा कि डेप्रिसिएशन वगैरह क्या होता है। फिर हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल सेशन की तरफ और वहां समझेंगे डेप्रिसिएशन को कैसे हम फ्लो कराएंगे, अपने प्रैक्टिकली कैसे फ्लो कराएंगे। ठीक है, तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन, तो पॉइंट नंबर 1 लिख लो। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन।
और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कोई भी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझने और सवाल बनाने पर अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित करें। और ये जो लिखना है आपको एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल में ये सारा का सारा स्लाइड्स चला जाएगा क्लास वाइज, आप वहां से स्लाइड्स को ले सकते हैं और हम आपको स्लाइड्स भेज देंगे। अच्छा, हम जब क्लास अपलोड करेंगे डीटीएच में, उसी वक्त हम स्लाइड्स भी आपको सेंड कर देंगे, ताकि अगर आपको खुद से लिखना रहेगा तो आप कॉपी में इसको खुद से लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं क्लास के साथ साथ नहीं लिख रहा हूं, रीजन बिंग कि हमें क्लास का जो ड्यूरेशन है उसको कम रखना है और हमें अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो जैसा कि डेफिनेशन आपको हमारा शो हो रहा है, डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन शो हो रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन है क्या, इट्स अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। क्या कह रहा है वो, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ग्रेजुअल डिक्लाइन का मतलब क्या होता है भैया, ग्रेजुअल डिक्लाइन का मतलब लाइक दिस, इट्स अ ग्रेजुअल डिक्लाइन, इट्स अ ग्रेजुअल डिक्लाइन है ये, ग्रेजुअल डिक्लाइन। अच्छा, ग्रेजुअल डिक्लाइन किस बात में है, किस चीज में है, वैल्यू ऑफ एन एसेट में है। इट्स अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू, इट्स अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर। पहला हमारा स्टेटमेंट है आया, छोटा सा फ्रेज आया जिसका नाम है वियर एंड टियर। नाउ द क्वेश्चन इज कि वियर एंड टियर क्या होता है, वियर एंड टियर क्या होता है। वियर एंड टियर का मतलब होता है जंग लगना, झड़ जाना, मशीन अगर थोड़ा चलते चलते मशीन का थोड़ा सा ऊर्जा पुर्जा ढीला हो जाए, इसको बोलते हैं वेयर एंड टियर, घिस जाना। ठीक है, ऐसा। इफ्लक्स ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब होता है पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने से भी वैल्यू घटती है। अच्छा, उसके बाद ऑब्सोलिसेंस, इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है सर, इट्स अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। किन किन कारणों से होगा, फटाफट बोलो ना, किन किन कारणों से होगा। पहला वियर एंड टियर, पहला वियर एंड टियर, दूसरा इफ्लक्स ऑफ टाइम, तीसरा ऑब्सोलिसेंस। सर और भी कारण है क्या, हाँ एक दो छोटे छोटे और भी कारण है, लेकिन मेजर कारण सिर्फ यही है, इन्हीं के चलते डेप्रिसिएशन हमारा होता है। अब आगे की बात आ रही है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम डेफिनेशन क्या हो सकता है, होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन की बात रही। अब मैं एक बार एक एग्जांपल पे आता हूं, उस पे उसके बाद फिर हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास एक फोन है, ठीक है, मेरे पास सेल फोन है मेरा, मैं आपको दिखाता हूं। एक बार मेरे को इसको साइलेंट मोड पे डालने दो, नहीं तो फिर ये बजता रहेगा बीच बीच में, तो फिर आपको तकलीफ होगी। देखिए, जैसे ये मेरा सेल फोन है, सी ये मेरा सेल फोन है, दिस इज नथिंग टू ए, ये मैं फोन यूज कर रहा हूँ नथिंग टू ए का। अब एक बात समझो कि ये फोन मान लो मैंने खरीदा है 25,000 रुपए का, समझो ऐसा। तो ये फोन अगर मैंने 25,000 का खरीदा है, तो आज खरीदा, आज, और मान लो इसमें एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, और अभी जितना भी एंड्रॉयड एंड्रॉयड में हमारे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो सकते हैं, वो सभी के सभी इसमें हो रखे हैं। अब ये फोन आज ही खरीदा, आपको देखो नया नया लग रहा होगा, मैंने आज खरीदा नहीं है लेकिन ये नया नया ऐसा दिख रहा होगा एकदम ऐसा। ठीक है, अब मैं इसको यूज करूंगा तो इसमें स्क्रैचेस आएंगे। अगर मान लो मेरे हाथ से गिर गए तो कहीं यहाँ टूटा, यहाँ टूटा। ठीक है, अच्छा, ऐसा एक दो महीना बीत गया। अब एक दो महीने के बाद में क्या हुआ कि एंड्रॉयड ने, मान लो ये एंड्रॉयड 14 है, मेरे को पता नहीं कौन सा है, लेकिन मैं देखता हूँ एक बार, मेरे को थोड़ा सा फोन वगैरह में थोड़ा सा कम समझ आता है। सिस्टम सिस्टम अबाउट फोन, अबाउट फोन, अबाउट फोन, दिस इज यू कैन इजीली चेक कि एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है इसके अंदर में। ये लो, देखो, ये आपको दिख रहा है, देखो, दिख रहा होगा, ये देखो,
एंड्रॉयड 15 दिख रहा है। मान लो मैंने आज फोन लिया है और ये फोन एंड्रॉयड 15 वर्जन है और 2 महीने के बाद में एंड्रॉयड ने क्या किया, वर्जन 16 लेकर के वो अपने सॉफ्टवेयर का वर्जन नंबर 16 लेकर आया या वर्जन 17 लेकर के आया। ठीक है, मान लो 1-2 वर्जन ऊपर चला गया ऐसा। तो मान लो एंड्रॉयड 15 यूज कर रहा हूं, वो एंड्रॉयड 16 आ गया। अभी 16 आ गया तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, फीचर्स वगैरह नए चेंज हो गए। इसका जो प्रोसेसर है वो अराउंड 4 nm या 6 nm के टेक्नोलॉजी बना हुआ है, 7 nm के, मेरे को आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। मान लो 2 nm के टेक्नोलॉजी में बना हुआ प्रोसेसर आ गया तो भाई और फास्ट चलेगा। तो इतना सारा कुछ हो गया अचानक से। तो मेरे को बताओ, अगर मान लो मैंने आज ये फोन 25,000 का खरीदा है और आज से 4-5 महीने के बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो क्या इस फोन की कीमत 25,000 रुपए ही रहेगी या फिर उससे बढ़ जाएगी या फिर और कम हो जाएगी कीमत? आप अपने कॉमन सेंस से बताओ क्या होगा। सर आप लोग तो ऐसा टेक्नोलॉजी वाले फ्रीक लोग हो और आप लोग को सब कुछ ये पता ही होगा, तो आप कहेंगे भैया इसकी जो कीमत है ना, वो जिस दिन आपने खरीद रखा है इसको, उस दिन के बाद से ही घटना हो स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सा बात है। अच्छा, मैं डेप्रिसिएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप साथ में बने रहना, आपको समझ में बढ़िया से आएगा बच्चा लोग। सर क्यों इसका वैल्यू घट रहा है? आप जिस दिन से खरीदे हैं उस दिन के बाद से इसकी वैल्यू क्यों घट रही है? पहली बात, वियर एंड टियर। मैं इसको यूज कर रहा हूं, पॉकेट में रख रहा हूं, ऐसा फेंक करके यूज कर रहा हूं, जाता हूं बेड पे ऐसा फेंक देता हूं, कहीं भी रख देता हूं, पटक के रख देता हूं, तो क्या हो रहा है? क्रैचेस आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर के जो पुर्जे हैं वो ढीले हो रहे हैं थोड़े से। तो ये सब रीजन है पहला इसकी वैल्यू का के घटने का, जिसको कहते हैं वियर एंड टियर। दूसरा है इफ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ साथ चीजों की वैल्यू घटती है। तो समय के साथ साथ कैसे चीजों की वैल्यू घटेगी? देखो, अगर फोन ये आपने आज खरीद लिया तो साइकोलॉजी, मेंटालिटी और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के आने से इस फोन की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आज अगर ये फोन 25 का है तो आज से 4-5 महीने के बाद इस फोन की कीमत ऑटोमेटिक 20,000 22,000 पे आ जाएगी। ठीक है, या फिर 19,000 18,000 पे आ जाएगी। अब देखो एक और चीज है, मान लो ये फोन इस कंपनी ने ये फोन लॉन्च किया और इसके 4 महीने के बाद एक नया फोन लॉन्च कर दिया सेम प्राइस में, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा प्राइस में। तो कोई इस फोन को खरीदना चाहेगा क्या? अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में इसी के जैसा सिर्फ 2,000 एक्स्ट्रा प्राइस में लॉन्च कर दिया। नोबडी वुड लव टू बाई दिस पर्टिकुलर फोन इंस्टेड ऑफ दैट फोन। ठीक है, क्यों? तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो पैसेज ऑफ टाइम यानी इफ्लक्स ऑफ टाइम के चलते भी इसकी वैल्यू का घटना हुआ। अब देखो, अब एक टर्म हमने पढ़ा था जिसका नाम क्या है? ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये फोन जो है, ये फोन 7 nm की टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये फोन जो है इसके अंदर जो अगर मान लो जो कैमरा है वो वैसे 4K कैमरा है इसके अंदर में, और 8K कैमरा के साथ में 4K कैमरा इसके अंदर है, और मान लो और इसके अंदर क्या है मेरे को आइडिया नहीं। अच्छा, एंड्रॉयड 15 है। चलो, ये 3 चीजें हैं। अब कंपनी ने ठीक 8 महीने के बाद या 10 महीने के बाद 4 nm की टेक्नोलॉजी पे फोन बनाया, सेम फोन, एकदम सेम फोन है। ठीक है, 8K रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं इसमें और एंड्रॉयड 16 के साथ बेच रहे हैं। क्या आप ये फोन खरीदोगे सर? नहीं खरीदोगे, इसकी वैल्यू घट जाएगी। क्यों? क्योंकि सर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया है मार्केट में और हम इसकी वैल्यू वो नहीं देंगे जो इसकी वैल्यू एक्चुअल लॉन्च के टाइम की थी। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब बेसिकली ये है, इट्स अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ग्रेजुअली डिक्लाइन होगा। सर एक साथ घटेगा क्या? जी नहीं, एक साथ नहीं घटेगा। कैसे घटेगा? ग्रेजुअली घटेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इट्स अ ग्रेजुअल डिक्लाइन। किसमें? सर वैल्यू ऑफ एन एसेट, इस एसेट के वैल्यू पे। ठीक है, इस एसेट के वैल्यू पे। अच्छा, क्यों घटेगा? मैंने बताया, स्क्रैच होना यानी वियर एंड टियर होना। वियर एंड टियर, इफ्लक्स ऑफ टाइम, समय घटने के बाद कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, कोई खरीदना नहीं चाहता इसे,
ठीक है। ऑब्सोलिसेंस मतलब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया है मार्केट में और ये फोन टेक्नोलॉजिकली पीछे है, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक घट जाएगी प्यारे बच्चों। अब देखो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे को निकालना है कि इन 4 महीनों में वैल्यू कितनी घटी है तो हम निकाल सकते हैं, इन सालों में वैल्यू कितनी घटी है तो हम निकाल सकते हैं। तो आई गेस डेप्रिसिएशन का मतलब हम लोग अच्छे से समझ पाए हैं, थोड़ा डिस्कशन ज्यादा हुआ है लेकिन हम लोग समझ पाए हैं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। सर एक बात बताओ हमें कि क्या डेप्रिसिएशन जो है वो क्या डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ एसेट पर ही होता है? सर जितने एसेट होते हैं सबकी वैल्यू घटती है, तो सर कौन से एसेट, करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट? सर करंट एसेट की भी वैल्यू घटती है और फिक्स्ड एसेट की भी वैल्यू घटती है। तो करंट एसेट की जो वैल्यू घटती है उसको डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट कहते हैं और उसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहते हैं। फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू घटती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सर एक बात बताओ ना सर, हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। हाँ पूछो बच्चा पूछो। सर जो फिक्स्ड एसेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो क्या दोनों की वैल्यू घटती है? यस सर, दोनों की वैल्यू घटती है। टेंजिबल एसेट की जो वैल्यू घटती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन और इनटेंजिबल एसेट की जो वैल्यू घटती है उसे कहते हैं हम अमorटाइजेशन, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा लिखते हैं। आप बोलेंगे भैया आपने कहा था लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं थोड़ा थोड़ा कहीं लिखूंगा, बस आप उसको लिखते रहना अपने कॉपी में। अगर आपको लिखने का मन होगा तो, नहीं तो आप प्रिंट आउट ले लेना, आप देख लेना कैसे होगा। मैं आपको ये पूरी तरह सेंड कर दूंगा प्यारे बच्चों। आइए जरा देखिए ना सर, डेप्रिसिएशन जो हमारा होता है वो फिक्स्ड एसेट पर होता है और फिक्स्ड एसेट हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला जो एसेट हमारा होता है फिक्स्ड एसेट उसे कहते हैं क्या हम, टेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट पे होता जो है डेप्रिसिएशन उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, और जो इनटेंजिबल एसेट पर होता है उसको कहते हैं, और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट पे जो वैल्यू घटती है उसे कहते हैं अमorटाइजेशन। इस पर जो वैल्यू घटती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। हाँ तो ये चीजें हमने यहाँ पर सीखी, हमने डेफिनेशन पढ़ा, हमने ये पढ़ा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम पता करेंगे कि एसेट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि एसेट की वैल्यू घटती है तो हम एसेट की बात करेंगे सबसे पहले कि एसेट क्या होता है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में, मतलब आज से अराउंड 5 साल पहले समझ लो, हमारे पास में ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था डेप्रिसिएशन को लेकर। लेकिन अभी हमारे पास कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है डेप्रिसिएशन को लेकर, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन को लेकर के था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है AS10, और AS10 जो है वो हमारा पूरी तरह से एसेट पर भी लागू होता है और उसमें डेप्रिसिएशन की भी बात की गई है, और उसमें डेप्रिसिएशन की भी बात की गई है, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसेट क्या होता है। एज पर AS10 एसेट को हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपके सिलेबस में AS10 भी है,
तो AS10 में एसेट की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन हम यहां पढ़ेंगे और आपको याद रखना पड़ेगा, ये यहां भी काम आएगा, ये वहां भी काम आएगा, मैं वहां भी फिर से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए जी, आइए। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजेबल आइटम्स। टेंजेबल मतलब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं ओपन आई से, सर ये टेंजेबल आइटम्स कहलाएंगे, ठीक है। आर टेंजेबल आइटम्स, आर टेंजेबल आइटम्स that held for use in the production of goods, or that is held for use in the production of goods or सर्विसेज, प्रोवाइडिंग सर्विसेज मतलब या तो जिसको हम गुड्स के प्रोडक्शन में यूज करेंगे या फिर हम सर्विस प्रोवाइड करने में यूज करेंगे, उसको हम कहेंगे इनटेंजिबल एसेट, सॉरी टेंजिबल एसेट। मतलब टेंजिबल एसेट का मतलब क्या, एसेट का मतलब क्या हो गया, एसेट का मतलब पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या भैया, वो टेंजिबल आइटम्स हैं जिसको हम हेल्ड फॉर यूज रखे हुए हैं। यूज मतलब प्रोडक्शन में यूज करेंगे या फिर सर्विस प्रोवाइड करने में यूज करेंगे। जैसे मैं ये सारा का सारा एसेट यूज कर रहा हूं, ये मशीन यूज कर रहा हूं, ये लैपटॉप यूज कर रहा हूं, ये कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, वो स्क्रीन यूज कर रहा हूं, वो सारे मेरे क्या एसेट है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू। समझ रहे बच्चों, आइए। एंड एक्सपेक्टेड टू यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब मोर देन 12 मंथ्स बेसिकली, तो 12 महीने से ज्यादा यूज करेंगे। तो एसेट का डेफिनेशन बेसिकली 2 पॉइंट में आपका कंप्लीट होता है, सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। सर क्या, पहला हेल्ड फॉर यूज है, दूसरा मोर देन 12 मंथ्स आप यूज करेंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्विकली एकदम, आ जाओ। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 1 हमारा खत्म हुआ। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या था, डेप्रिसिएशन पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। पॉइंट नंबर 2 आ जाओ। नहीं, पॉइंट नंबर 1 ही चल रहा अभी, ठीक है। चलो, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं फटाफट क्विकली। पॉइंट नंबर 2 हमारा है पॉइंट नंबर 02। आपको फिर से कह रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसको कहाँ से, आप इसको, आपको मिलेगा ये वीडियो के साथ में, लिखने की जरूरत नहीं। आप वीडियो देखो, लिख पहले लो, ठीक है, या बाद में लिख लेना, लेकिन वीडियो देख करके समझो पहले। पॉइंट नंबर 02 पहला बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। किन किन कारणों से कम होता है वैल्यू ऑफ एन एसेट, वेयर एंड टियर, ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज इन द बिजनेस, मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये एमसीक्यूज में आएंगे, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद में इफ्लक्स ऑफ टाइम, समय बीतने से वैल्यू घटता है। अगर एसेट नहीं भी यूज हो रहा तो भी समय बीतने से वैल्यू घटेगा। ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस का मतलब हो गया टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो गया, नया टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे जावा फोन से एंड्रॉयड फोन, नॉर्मल वर्जन से प्रो वर्जन, इन सब के चलते क्या होता है, पहले की टेक्नोलॉजी डेप्रिसिएट हो जाती है। उसके बाद में मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट अगर घटता है तो भी डेप्रिशन होता है। उसके बाद डिप्लीशन भी एक कारण है डेप्रिसिएशन होने का। डिप्लीशन का मतलब जो कोयले की खान होती है उसमें से अगर आप खान में से कोयला निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक उस खान की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है, ऐसा। अब आ जाओ, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने जाएंगे तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार फिर से बोलो ना, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जब हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने जाएंगे तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जब हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने जाएंगे तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सर वो फैक्टर्स हैं, पहला कॉस्ट ऑफ एसेट, दूसरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, तीसरा स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट है, ये आप आराम से इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एन एसेट की।
कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कि एसेट के कॉस्ट में हम किन किन चीजों को ले सकते हैं, एसेट के कॉस्ट में हम किन किन चीजों को ले सकते हैं। ठीक है, सुनो, एसेट के कॉस्ट में देखो, ये थियरी में भी आ सकता है, ये 5 मार्क्स के थियरी में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ एसेट में हम किन किन चीजों को ले सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एसेट में कौन कौन सी चीजें आती है उस पर बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट में सबसे पहले आएगा परचेज प्राइस। परचेज प्राइस जो आपकी खरीद वैल्यू है, जितने में आपने उसे खरीदा है। परचेज प्राइस मतलब जितने में आपने उसे खरीदा है, वो परचेज प्राइस हो गई। उसके बाद उस परचेज प्राइस के बाद उन पर वो सभी तरह के टैक्सेस और ड्यूटीज ऐड होंगे जिसका क्रेडिट नहीं मिलता है। अब क्रेडिट क्या होता है, आपको टैक्स वाले पेपर में एजाज सर आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको क्रेडिट का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस जिनका क्रेडिट नहीं मिलता है, जो नॉन रिफंडेबल होते हैं, उन सभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस को हम कॉस्ट में ऐड करते हैं। अच्छा, मैं यहां आपको समझा देता हूं कि क्या होता है इसका मतलब, नॉन रिफंडेबल या फिर क्रेडिट नहीं मिलने का मतलब। सुनो जरा, क्या होता है इसका मतलब। देखिए, अगर मान लो आपने 100 रुपए की मशीन को खरीदा, 100 रुपए की मशीन को खरीदा और 100 रुपए की मशीन पर आपने 25 रुपए टैक्स दिया, 25 रुपए टैक्स दिया। अब आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई, 125 रुपए। अब आपकी मशीन की कॉस्ट हो गई 125 रुपए। समझो, 100 रुपए का मशीन, 25 रुपए टैक्स दिया और हमने मशीन की कीमत कुल रख ली 125। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये 25 आपको वापस मिल जाएगा, अगर ये 25 आपको वापस मिल जाएगा, तो आप क्या इसका कॉस्ट 125 ही रखेंगे या फिर 100 रखेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जितने पैसे मेरे पॉकेट से गए उतने ही पैसे मेरे लिए कॉस्ट कहलाएंगे। जितने पैसे मेरे लिए पॉकेट से गए उतने ही पैसे मेरे लिए क्या कहलाएगा, कॉस्ट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है तो ठोको लाइक जल्दी से, एकदम जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहा है उस प्लेटफॉर्म पे जहां पर भी लाइक बटन है ठोक देने का एकदम। तो पहली चीज जो हमें समझ में आ रही है सर, क्या पहली चीज हमें समझ में आ रही है कि परचेज प्राइस, आपको दिख रहा है क्लीन, थोड़ा सा मैंने इसे जूम कर रखा है थोड़ा। परचेज प्राइस पहले ऐड होगा, उसमें नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड होगा। उसके बाद अगर ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स है, अगर ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स हैं तो ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स माइनस होंगे। अच्छा, उसके बाद में अगर और कोई खर्चा हमने किया है उस एसेट को कहां तक लाने के लिए, सर यूजेबल कंडीशन तक लाने के लिए, तो सारे खर्चे उसमें क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे हैं, ये आपको इतना सारा कुछ नहीं पढ़ना है, मैंने लिख रखा है ताकि अगर एमसीक्यूज में आए तो आपका काम बन जाए। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ एसेट में आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट में आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे भैया किन बातों पर, तो कॉस्ट ऑफ एसेट में आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे 2 से 3 बातों पर। पहली बात कौन सी, चलो पहली बात कौन सी होगी सर, पहली बात कॉस्ट में आएगा परचेज प्राइस। क्या आएगा, परचेज प्राइस, पहली बात परचेज प्राइस। उसके बाद सर कोई भी खर्चा लगेगा जो एसेट को करंट कंडीशन में लाने के लिए किया जाएगा, उन सभी खर्चों को हम एसेट के कॉस्ट में यूज करेंगे, एसेट के कॉस्ट में उसको ऐड करेंगे। ठीक है, एसेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे। जैसे मान लो हमने ना एसेट मंगाया, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग गया तो वो एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस लग गया तो वो एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। कुछ ब्रोकरेज लग गया
तो एसेट ए कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है। जैसे इंस्टॉल करेगा तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट ऐड होगा। जैसे कुछ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस रहा तो वो भी ऐड होगा। मान लो कोई ड्यूटी एंड टैक्सेस लगा है जो नॉन रिफंडेबल है, वो भी ऐड होगा, ठीक है। कुछ ब्रोकरेज अगर हमने पेमेंट किया है तो वो भी ऐड होगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, एसेट के कॉस्ट में ऐड होंगी, ठीक है। तो एसेट का कॉस्ट क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डेफिनेशन क्या है डेप्रिसिएशन का, मतलब पहला चीज। दूसरा चीज हमने पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन में एसेट का डेफिनेशन क्या है वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कॉजेज कि किन किन कारणों से डेप्रिसिएशन होता है। फिर हमने पढ़ा कि फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हमारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया, अदरवाइज नहीं करता मैं डिस्कस उतना फैक्टर्स, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ एसेट। तो हमारा इंट्रोडक्शन का जो पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस था वो हमारा खत्म होता है यहां पर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 02 के बाद में। ये यहां पर हैशटैग दे देना एक बार, यहां पर हैशटैग हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, ये नोट नंबर नहीं है, ये हैशटैग, ठीक है। तो गलती से नोट नंबर डाला हुआ है, ये हैशटैग है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 03, पॉइंट 03, ये असली पॉइंट है आपका। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन क्या है, कितने तरह के मेथड होते हैं। भैया देखो मेथड तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हमें कौन से मेथड्स पढ़ने हैं, मेथड्स तो बहुत सारे होते हैं, हमें कौन से मेथड पढ़ने हैं। हमें पढ़ने हैं एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, हमें पढ़ने हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, हमें पढ़ने हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये 3 मेथड हमें पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में 3 मेथड है, शांति से एकदम आ जाओ। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने का सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सब ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी आप जानते हैं और सब कुछ आपको ऑलरेडी आता है। फिर भी यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसलिए बेसिक वाला कंटेंट जो है वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि बेसिक वाला कंटेंट आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड, पहला नंबर, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई इज चार्ज्ड ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। सुनो, ये जो है ये मेथड क्या कहता है, आपका कंटेंट वहां लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर, आप देखना आराम से। सुनो, एसएलएम मेथड क्या होता है। एसएलएम मेथड का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड, और इस मेथड में डेप्रिसिएशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। चाहे समय कितना भी हो, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में चलेगी, जैसे फिक्स कॉस्ट वाली लाइन होती है इकोनॉमिक्स में, वैसे ही। अच्छा, ये फिक्स कॉस्ट वाली लाइन की तरह चलेगी या फिर एक जैसे चलेगी, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब, सर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट जो आपने अभी पीछे वाले हैशटैग में पढ़ा है उसी को कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। अब देखो, इस मेथड में डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होगा। ओरिजिनल कॉस्ट कहने का मतलब है कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट जो आपने पहले पढ़ा है। एनुअल डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा हर साल, चाहे कुछ भी हो जाए, एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा बच्चों।
एनुअल डेप्रिसिएशन बच्चों लोग क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जरा फटाफट बोलो ना, एनुअल डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसलिए थियोरेटिकली डिस्कस किया गया है चीजों को, याद रखना ये बात। हाँ, अब आगे देखो, दिस मेथड अज्यूम्स दैट एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर्स विल बी सेम थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ। ये क्या चीज है, इसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में अच्छे से, अभी थोड़ा सा रुक जाना। WDV मेथड जब आएगा तब मैं वहां पे दोनों को मिलाकर डिस्कस करूंगा, ठीक है। आओ जरा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है। पहली चीज एकदम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने में आसानी रहेगी, इस सब चीजों पर ध्यान रखेंगे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होता है भैया, हमेशा फिक्स रहता है। एनुअल डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए, एनुअल डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स रहेगा। दूसरी बात, ये मेथड अज्यूम करता है कि जो रिपेयरिंग का खर्चा होगा वो एसेट के यूजफुल लाइफ तक पूरा सेम रहेगा, जबकि ये सही नहीं है अजम्पशन। मैं जब WDV डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा वहां पे। आइए, हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला। क्या है भैया, एक सेकंड रुक जाओ। अगर मान लो रेट नहीं दिया रहेगा तो, अगर रेट नहीं दिया रहेगा तो हम क्या फॉर्मूला फॉलो करेंगे, ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। ये फॉर्मूला क्या कहता है, एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा सर, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अब इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है वो अपने अभी तुरंत के तुरंत जानेंगे। आइए जरा, इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है वो तुरंत के तुरंत जानेंगे। सुनिए, देखो, उसने कहा कि डेप्रिसिएशन जो होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट। लाइफ ऑफ एसेट, जैसे मान लो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट है 1,00,000 रुपया और स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपया और लाइफ ऑफ एसेट है 10 ईयर्स। अच्छा, अभी पूछना नहीं कि सर स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, मेरे को पता, आपको पता, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। 2-3 मिनट रुक जाओ एक बार, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं कि डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे सर एनुअल डेप्रिसिएशन निकलेगा 9,000 पर एनम। ऐसा हर साल 9,000 करके वैल्यू निकलेगी, डेप्रिसिएट होगी एसेट की। अब आप मेरे से पूछो भैया कि ये जो आपने 1,00,000 में से 10,000 माइनस किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों माइनस किया, ऐसा क्यों फॉर्मूला बनाया माइनस करने का, माइनस नहीं भी कर सकते थे। देखिए, सरकार ने कहा सुनो, तुम 1,00,000 रुपए का एसेट आज खरीद रहे हो, तुमने कहा यस सर हम 1,00,000 रुपए का एसेट आज खरीद रहे हैं। सरकार ने कहा देखो, ये जो एसेट 1,00,000 का खरीद रहे हो ये तुम यूज करोगे, ठीक है, कब, ओवर द ईयर्स। तो ओवर द ईयर्स यूज करोगे, तुम्हारी वैल्यू घटेगी, घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यूज करने के बाद मैं एक काम करता हूं, तुमको बोलता हूं कि ये जो एसेट की वैल्यू है वो तुम इंस्टॉलमेंट में पीएल के डेबिट में दिखा सकते हो। इसका मतलब क्या, आप बोलेंगे सर ये क्या बोले जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके मन में सवाल आएगा ना कि क्या बोले जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, एक बात, कि हमारे पास से जो भी पैसा जाता है वो सारा का सारा खर्च ही होता है, ठीक है, प्रोवाइडेड, मतलब अगर वो एसेट में लगे तो भी वो खर्चा की तरह उसको ट्रीट करेंगे हम, और जो खर्चा हो वो खर्चा तो है ही है। आप बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एसेट में जो पैसा लगेगा वो भी खर्चे की तरह ट्रीट होगा। देखो भाई, आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, एक बार 1,00,000 रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब 1,00,000 एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो ये 1,00,000 रुपया आप इन्वेस्ट किए हैं और आप इसको खर्चे के तौर पे दिखा नहीं सकते अभी के अभी, तुरंत के तुरंत। क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप इस जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो ये एसेट है,
आप इसको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा यूज करेंगे तो जो चीज हम एक खरीद करके सेम अकाउंटिंग ईयर में यूज कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं खर्च हो गया। लेकिन कोई चीज अगर हम खरीद रहे हैं उसको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा में यूज कर रहे हैं तो हम उसको खर्च कैसे बोल सकते हैं? तो इसी के लिए सरकार ने कहा कि देखो जिस साल जितना यूज करोगे उतना तुम्हारा खर्च माना जाएगा। अब आपको समझ में आ रही बात? जिस साल जितना यूज करोगे उतना खर्च माना जाएगा। इस साल अगर मान लो इस एसेट का हमने 10% यूज किया तो हमारा खर्च कितना हो गया? 10,000। अब वो 10,000 जो हम पीएल के डेबिट में खर्चा बोल के दिखा सकते हैं और उसी खर्चे को कहते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। समझ आ रहा बात? एक और एग्जांपल लेता हूं, सुनो। जैसे मान लो हमने 1,00,000 रुपए का मशीन खरीदा, ठीक है, और ये मशीन जो है 1,00,000 यूनिट्स बनाएगी। समझो, अगर मान लो मैंने इस साल 20,000 यूनिट्स बना लिया तो मैंने इस मशीन की क्षमता का 20,000 यूज कर लिया रुपया। तो अब दोबारा ये 20,000 मैं यूज कर पाऊंगा क्या? नहीं सही, ये पर्टिकुलर तो यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 1,00,000 बनाने के बाद मशीन क्या हो जाएगी? स्वाहा। ठीक है, तो मैंने 20,000 के वैल्यू का मशीन यूज कर लिया तो मैं खर्चे में कितना दिखाऊंगा? 20,000। इसी को कहते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। ये तो बात समझ में आ गई कि हाँ भैया एक बार पैसा दे रहे हैं और उस पैसे को पार्ट बाई पार्ट उसका बेनिफिट पीएल में ले रहे हैं तो वो कहलाया डेप्रिसिएशन। अब देखो, अब आपके मन में सवाल आया कि इसको क्यों लेस किया? होगा ना ऐसा डायलॉग है कि मुझे क्यों तोड़ा? तो इसको क्यों लेस किया उसके पीछे एक लॉजिक है और वो लॉजिक क्या है वो समझते हैं। आइए जरा, लॉजिक क्या है देखो जरा। लॉजिक कुछ इस प्रकार है कि मैं आपसे कहूं कि सुनो बेटा सुनो, बच्चा लोग, आपकी फीस है 10,000। ऐसा मैं कहूं कि आपकी फीस है 10,000, आप कहेंगे कोई बात नहीं भैया मैं दे देता हूं, पेमेंट कर दिया आपने 10,000। लेकिन 2 महीने के बाद मैंने आपको बोला सुनो, आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है इसलिए आपको 2,000 रुपए का गिफ्ट देता हूं, मैं रिवॉर्ड दिया मैंने। तो अब मेरे को बताओ, आपके पॉकेट से गया 10,000, आपके पॉकेट में आया 2,000, तो असली में आपके पॉकेट से गए कितने रुपए? सर 8,000। और यही 8,000 कॉस्ट कहलाएगा। अब समझ में आ रही है? आप जब कॉस्ट पढ़ेंगे ना, आपके कॉस्ट वाले सर आपको ये सब पढ़ाएंगे, यही असली में क्या कहलाएगा? कॉस्ट कहलाएगा। इसीलिए अब ये वैल्यू जो है ना, यही वैल्यू क्या होगा? 8,000 वैल्यू वही यूज होगा पूरे साल भर, या मतलब आने वाले समय में। तो इसीलिए इसको ही हम डेप्रिसिएट करते हैं और किसी वैल्यू को डेप्रिसिएट नहीं करते। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको यहां पर लेस किया है कि 1,00,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया एसेट में, लेकिन जब एसेट का पूरा जो टाइम पीरियड है, मतलब पूरी जिंदगी जो एसेट की है वो खत्म हो जाएगी, तो एसेट को के भंगार को बेच करके, कबाड़ को बेच करके हम कितना कमा लेंगे? 10,000 रुपया। इसीलिए इसको बोला गया कबाड़ वैल्यू, भंगार वैल्यू। क्या बोला गया? भंगार वैल्यू। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू। अब यूज नहीं करना उसको बेच दो। ठीक है, तो बेच के 10,000 रुपए आ गए। सर हमने 1,00,000 लगाया था, 10,000 मिल गया, तो असली में मैंने कितना लगाया पैसा? 90,000। और वही 90,000 हमारा डेप्रिसिएट होगा हर साल हर साल हर साल हर साल। अब बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है डेप्रिसिएशन का? स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अच्छा, यूजफुल लाइफ को हम कभी कभी क्या कहते हैं? इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट भी कहते हैं। सुनो, जो कंपनी एसेट बनाती है वो एसेट, जैसे भगवान हम लोग को बनाया ना, तो हम लोग एक उम्र दे दिए। ठीक है, बोले इतना तुम 80 साल 90 साल 100 साल 150 साल 500 साल 1000 साल जो भी है, वट एवर इट इज, जिंदा रहोगे। ऐसे 1000 साल 500 साल तो कोई जिंदा रहता ही नहीं। मोर्टालिटी रेट अपनी इंडिया में बहुत कम हो गई है। इंडिया का वैसे भी वर्ल्ड में भी कम है मोर्टालिटी रेट। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने साल जीवित रहोगे, तो उन्होंने प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट बनाया। तो हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है, तो वैसे कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है। तो इसी को कहते हैं क्या? यूजफुल लाइफ। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। आप बोलेंगे सर नीचे क्या लिखा है? मान लो सवाल आपसे कह दे कि सुनो 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 बच्चों, आप
निकाल के दिखाओ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है, जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला है एनुअल डेप्रिसिएशन इतना रुपया निकाला है और कॉस्ट ऑफ एसेट हमारा इतना है, यानी इतने के एसेट पे इतनी की वैल्यू घट रही है हर साल हर साल हर साल, तो एसेट की कितनी परसेंट वैल्यू घट रही है वही निकालना है, यहाँ पर कुछ निकालना नहीं है। मैं एक एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल से आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट क्विकली एकदम। एग्जांपल हमारा कुछ इस तरह है, आ जाओ कॉपी में, अब आप कॉपी में आना और लिखना है एग्जांपल नंबर 1। कॉपी में आना है, लिखना है एग्जांपल नंबर 1। मिस्टर एक्स बॉट अ मशीन फॉर रुपीज 3 लाख। मिस्टर एक्स बॉट अ मशीन फॉर रुपीज 3 लाख जिसका यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। एक मशीन खरीदा 3 लाख रुपए में जिसका यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू है 10,000। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड डेप्रिसिएशन पहला। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फाइंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फाइंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, एकदम अच्छे से फाइंड आउट करनी है, दो चीजें। आ जाओ, पहली चीज क्या है सर, पहली चीज है डेप्रिसिएशन निकालिए, दूसरी चीज है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालिए। देखना जरा सॉल्यूशन, कौन सा मेथड चल रहा है, अंडर एसएलएम। अंडर एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला बोलो। पहला नंबर क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। डेप्रिसिएशन एनुअल, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है बच्चा लोग, सर कॉस्ट ऑफ एसेट है, इसमें कितने में खरीदा 3 लाख में, तो कॉस्ट ऑफ एसेट हो गया 3 लाख रुपया। स्क्रैप वैल्यू कितना है उसका, सर 10,000 रुपये का स्क्रैप वैल्यू, नहीं 10,000 रुपया घूम के चला आएगा। यूजफुल लाइफ कितना दे रखा उन्होंने, 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स का यूजफुल लाइफ है। तो अब हमारे एसेट की वैल्यू कितनी है, सॉरी हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा, 3 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई 10 यानी कि 29,000। आप ऐसा कैलकुलेटर में करके देख सकते हो। तो 3 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई 10, 29,000 रुपये। ये हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। एनुअल मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन। अगर मैं बोलूं कि कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर 7 मंथ्स, 7 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल के देना है, तो आप क्या करेंगे। मैं अगर कहूं कि 7 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल दो तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि डेप्रिसिएशन, एनुअल जो डेप्रिसिएशन है डिवाइड बाय 12 इंटू 7, तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा कितना है सर 29,000। इसको 12 से डिवाइड करते हैं और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, ये लिखो। डिवाइड बाय 12 इंटू 7, 16,917, 16,917 इतने रुपए का डेप्रिसिएशन हमको 7 महीने का आ जाएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमें निकालना कैसे है, निकालना है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, ये निकलेगा एनुअल डेप्रिसिएशन। और अगर इसके बाद पीरियोडिक निकालना है, 7 महीना, 8 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जब भी जितने के भी निकालना है,
आप उस टोटल वैल्यू को 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो वैल्यू साल भर का है ना, तो 12 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने मंथ का वैल्यू चाहिए उतने मंथ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या था कि फाइंड आउट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, देखो जरा। आपसे उन्होंने कहा कि आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए। आप मेरे को बताओ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा। चलो कैलकुलेट करो ना एक बार फटाफट क्विकली। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, कैलकुलेट करो। मैं सवाल को ओपन कर देता हूँ यहाँ स्क्रीन पे। चलो फटाफट निकालो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा। क्विकली 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 सारे बच्चों क्विकली। कितना आया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आपने निकाला ना, कितना आया। देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। दूसरा नंबर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नीचे लिखना, यहाँ लिखना कॉस्ट ऑफ, यहाँ लिखो डेप्रिसिएशन ऊपर में, एनुअल नीचे कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100, ये आएगा हमारा रेट। ठीक है, इस वाले केस में हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकल रहा था, 29,000। हमारा कॉस्ट कितना था मशीन का, 3 लाख रुपया इंटू 100। हमारा रेट कितना आएगा, रेट आएगा 29,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, 9.67। क्या आएगा, 9.67% पर एनम का रेट हमारा आएगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा, दो चीज़ों को निकालना सीखा एकदम आसानी से। पहला डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे और दूसरा रेट कैसे निकालेंगे, इस पर बात की हमने। ठीक है, आइए नीचे में एक पॉइंट ऐसा लिखना होगा आपको। आप अभी वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास में ये स्लाइड ऑलरेडी चला गया होगा, तो आप स्लाइड हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑफिस में कनेक्ट हो जाइए, कनेक्ट करिए ऑफिस को, बोलिए कि हमें ये स्लाइड चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है, ये स्लाइड आपको मिल जाएगा। वैसे टेलीग्राम चैनल में फाइल्स में जाएंगे सेक्शन में तो आपको सारे स्लाइड्स वहाँ मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ लिखिए व्हेन रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज गिवन। अगर मान लो डेप्रीसिएशन का रेट हमें दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। मतलब पहले में क्या पढ़ा है मैंने कि रेट अगर नहीं दिया रहे तो कैसे निकलेगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं कि रेट अगर दिया रहे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं कि रेट अगर दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। रेट अगर दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, देखो जरा। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट यानी कॉस्ट ऑफ एसेट जो भी है, अब इसको कॉस्ट ही लिखो आपके लिए ठीक रहेगा। कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट
इंटू टाइम फैक्टर। अब आप पूछेंगे सर ये टाइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? टाइम फैक्टर का मतलब है मंथ यूज, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। मंथ यूज्ड डिवाइड बाई 12, टाइम फैक्टर का मतलब है मंथ यूज्ड डिवाइड बाई 12, ठीक है। टाइम फैक्टर का मतलब है मंथ्स यूज्ड डिवाइड बाई 12। तो अगर हमारे पास रेट ऑफ डेप्रेशन नहीं दिया रहा तो उस तरीके से निकालेंगे, और दिया रहे तो इस तरीके से निकालेंगे। चलिए अभी हम लोग आते हैं सवाल में। एक सवाल करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1। सारे बच्चे प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे अपने बुक में से, स्टडी मैट में से प्रॉब्लम नंबर 1 चेक करिए फटाफट क्विकली। आपको मिलता है 2 मिनट, 2 मिनट। चलो सवाल पढ़ा आपने, देखा आपने? आइए प्रॉब्लम नंबर 1 करते हैं। प्रॉब्लम 1,
सवाल कह रहा है कि मशीन नंबर 1 2 3 4 4 मशीन दे रखा है उन्होंने, और वो कह रहा है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज टू बी कैपिटलाइज्ड। एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज टू बी कैपिटलाइज्ड, इसका मतलब क्या है पता है? ये है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? ये है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, मैंने सवाल में सब कुछ लिखा है, नोट्स में एक्चुअली सब कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे यूजफुल लाइफ, सैल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर में। फिर बोल रहा है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 8 साल ऐसा करके, तो वो सभी का ईयर्स दे रखे हैं। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? आइए एक एक करके बनाते हैं। देखिए जरा, प्रॉब्लम नंबर है 1, प्रॉब्लम नंबर है 1। तो पहला वाला जो हमारा प्रॉब्लम है, मतलब आई मीन पहला वाला जो मशीन है, मशीन नंबर 1 M1, M1। मैं पहले यहाँ एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सब किस में आता है? कॉस्ट में आता है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ, ठीक है, ऐसा। उसके बाद रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इसको हम लोग ये दोनों को मिला के बोलते हैं कॉस्ट, इन दोनों को मिला के बोलते हैं कॉस्ट ऑफ, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट या फिर ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। ये मिलकर के बनता है कॉस्ट ऑफ एसेट या फिर ओरिजिनल कॉस्ट, आपको ऑलरेडी बताया हुआ समझाया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट, रेट निकालने का फॉर्मूला डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100, ऐसा। ये हमारा रेट का फॉर्मूला, तो हमने दो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। आप भी परीक्षा में जाएंगे फटाक से दो फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, उसके बाद एक एक करके मशीन 1, मशीन नंबर 1 का डेप्रिसिएशन निकाल लो जल्दी से, और रेट निकाल लो। रुको मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरह से कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा चार्ट वार्ट बना के, तो आज ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। ये हमारा हो गया, चल मशीन, मशीन नंबर 1 M1, ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ पर रेट, मशीन 1 का डेप्रिसिएशन निकालना हमें, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 90,000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10,000, तो यहाँ लिखो। फॉर्मूला इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया ताकि परीक्षा में नंबर आपके ना कटे, 10,000, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 20,000, स्क्रैप वैल्यू है 20,000 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कितना है 8 ईयर्स, 8 ईयर्स यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट है, वो भी लिख दिया हमने। ये कितना आ रहा है देखो जरा, तो 1,00,000 माइनस 20 डिवाइड बाई 8, 10,000, तो ये रुपीज़ 10,000 आ रहा है।
ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया पहला मशीन का। रेट निकाल लो। रेट के लिए 10,000, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 1,00,000 रुपया, 90 + 1 × 100 = 10%। ठीक है, तो पहला मशीन का हमारा जो रेट और डेप्रिसिएशन है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब दूसरे मशीन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरे मशीन की तरफ चलते हैं। मशीन नंबर 2। सवाल आपको कॉपी करना है, सवाल कॉपी करो आप आराम से। एक कॉपी बना लो, सवाल कॉपी करो। नोटिंग्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नोटिंग्स आप प्रिंट करा लेना, या फिर अलग से अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। मैं तो बोलूंगा नोटिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ सवाल लिखो और सवाल करो। ठीक है, नोटिंग्स लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। मशीन नंबर 2, 24,000 कॉस्ट और 7,000 हमारा क्या है इंस्टॉलेशन है खर्चा। तो 24,000 प्लस 7,000, 24,000 प्लस 7,000 माइनस 3,100 रुपया रेसिडिबल वैल्यू है, माइनस 3,100 रेसिडिबल वैल्यू, डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ कितना हो रहा है 6 साल का, तो डिवाइड बाई 6। और ये कितना आएगा फिर 24 प्लस 7 31 माइनस 3.1 3100 डिवाइड बाई 6 ईयर्स 4650। 4650 का हमारा क्या आ रहा है डेप्रीसिएशन आ रहा है पहले, 4650 का डेप्रीसिएशन। और सर हमारा रेट कितना आएगा, तो 4650 डिवाइडेड बाई 31,000 इंटू 100, 4650 डिवाइड बाई 31,000 इंटू 100, 15% का रेट आएगा बेटा। बच्चा लोग 15% का रेट आएगा, 15% कंप्लीट है, 15% का रेट आएगा। ओके, चलो मशीन नंबर 3। मशीन नंबर 3 एकदम बढ़िया सवाल है, इंस्टीट्यूट के मैट का सवाल है, एकदम एक्सक्लूसिव बैच है ये सीएमए का। तो मैं किसी और इंस्टीट्यूट का सवाल इसमें ले ही नहीं रहा हूँ, जितना आपके स्टडी मैट में वो सारा सवाल प्लस पास्ट पेपर। ठीक है, और कुछ मेरा अगर सवाल रहा पर्सनल लेवल पे तो वो मैं डाल रहा हूँ, तो इस वाले चैप्टर में नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो आपको पता चल जाएगा सवाल करते वक्त। आइए मशीन नंबर 3 में 1,05,000 और ये कैपिटलाइज हो रहा है 20,000, तो 1,05,000 प्लस 20,000 माइनस 12,500, 12,500। हमारा रेसिडिबल वैल्यू कितना है, आई मीन हमारा वो कितना है 3 साल का हमारा वो है 3 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ गया 1,5 प्लस 20 1,25 माइनस 12,500, 1,12,500 डिवाइड बाई 3, 1,12,500 डिवाइड बाई 3 आएगा कितना वो 1,12,500 डिवाइड बाई 3, 3,7,500। ठीक ही है ना, एक सेकंड। ठीक, तो 1,20,000 आई मीन 1,05,000 प्लस 20,000 1,25 माइनस 12,500 1,12,500 डिवाइड बाई 3, 37,500। ठीक है, करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली फाइन। कितना आएगा 37,500, और यहाँ पर हमारे पास में रेट आएगा 37,500 डिवाइडेड बाई 1,25,000। कितना आएगा देखो जरा, डिवाइड बाई 1,25,000, 30%, 30% का रेट आएगा। सिर्फ एक मशीन और बाकी है, सिर्फ एक चौथी मशीन है, लास्ट वाली मशीन, मशीन नंबर 4। मशीन नंबर 4, मशीन नंबर 4 में 250 है और 30 है, 2,50,000 प्लस 30,000। ठीक है,
2,50,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 माइनस 56,000 माइनस 56,000 डिवाइड बाई हाउ मच 5 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा ये 280 माइनस 56,000 डिवाइड बाई 5 44,800 44,800 ठीक है। तो 44,800 डिवाइड बाई 2,80,000 इक्वल टू 16%। हमारा यहाँ पर परसेंटेज आ रहा है 16%। आ जाओ जरा। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 रहा, ठीक है। और सवाल नंबर 1 जो है वो आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन का रेट निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बहुत अच्छा सवाल था। और इस सवाल को करके आपको ऐसा अच्छा फील भी आएगा, यस गुड गुड सर हमको आ गया सब कुछ। तो एक सवाल आपके होमवर्क रहेंगे। कौन से सवाल होमवर्क है? होमवर्क जो आपके सवाल हैं वो हैं प्रॉब्लम नंबर 2। होमवर्क है प्रॉब्लम नंबर 2 और ये प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आज का हमारा सेशन खत्म होता है यहीं पर। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय, गुड नाइट और पढ़ाई करते रहो, ठीक है।